हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर में यूनिकॉर्न की। यूनिकॉर्न गैलेक्सी का स्मॉलेस्ट ब्लैक होल है जिसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। देखिए, ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट बहुत ही फैसिनेटिंग और मिस्टीरियस है। तो डिटेल में आज हम इस यूनिकॉर्न ब्लैक होल के बारे में डिस्कस करेंगे और इन जनरल ब्लैक होल क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको सही लगे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे इस यूनिकॉर्न की। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है जिसको शायद हम मान सकते हैं कि वो स्मॉलेस्ट नोन ब्लैक होल है। इससे छोटा ब्लैक होल हमने पहले नहीं देखा मिल्की वे गैलेक्सी में, जो कि हमारी गैलेक्सी है। और ये भी माना जा रहा है कि सोलर सिस्टम के सबसे पास ये ब्लैक होल है। आज तक हमने जितने ब्लैक होल देखे थे सोलर सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे थे, ये भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो हम कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं कि जो पहले ब्लैक होल्स देखे थे उनके कंपैरिजन में ये हमारे सोलर सिस्टम के नज़दीक सबसे नज़दीक वाला ब्लैक होल है। और इसका नाम, निकनेम आप कह सकते हैं, रखा गया है यूनिकॉर्न, क्योंकि यूनिकॉर्न हिस्ट्री में भी या मैथोलॉजी में आप कह लीजिए, नॉट इन हिस्ट्री बट इन मैथोलॉजी, किस तरह का जानवर माना जाता है। बहुत रेयर होता है, परियों की कहानी में आपको दिखेगा, बहुत रेयर होता है कि किसी को दिखे। तो ये उसी तरह का ब्लैक होल है, बहुत रेयरली इसको नोटिस किया गया। कैसे किया गया ये भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इन स्लाइड्स को हम देखते हैं। अब रिसर्चर्स ने ये जो ब्लैक होल देखा है यूनिकॉर्न, इसका मास माना जा रहा है हमारे सन से 3 गुना ज़्यादा है, 3 टाइम्स ज़्यादा हमारे सन से इसका मास है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ब्लैक होल क्या है। इसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होता है कि लाइट भी वहाँ से पास नहीं हो सकती। कि सपोज इस तरह से आपका ब्लैक होल है, अगर यहाँ से लाइट भी गुजरेगी तो यहाँ से क्रॉस नहीं हो सकती, ब्लैक होल में चली जाएगी। तो ब्लैक होल इसलिए ब्लैक होल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ दिखता नहीं है, लाइट एमिट नहीं करता। जब ये लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं करता है, उसको पूरा को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो दैट मीन्स ये ब्लैक कलर में दिखेगा। ये कॉन्सेप्ट ओके जैसे विबज्योर का जो कॉन्सेप्ट है, पूरी लाइट कहीं पे एब्जॉर्ब हो रही है तो वो चीज़ हमको ब्लैक कलर में दिखेगी। तो ये लाइट को भी, फास्टेस्ट नोन ऑब्जेक्ट, लाइट सबसे ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करती है, उसको भी पास नहीं करने देता, उसको भी ये अपने अंदर ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसको ब्लैक होल कहा जाता है। काफ़ी डार्क ये रहता है। अब और इसकी ग्रेविटेशनल पुल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि ब्लैक होल बहुत ही कंडेंस्ड होता है, इसमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। इस वजह से इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए, एक ल्यूमिनस स्टार है, रेड जायंट जिसको कहा जाता है रेड जायंट, वो इस ब्लैक होल के आगे पीछे घूम रहा है। और ये बाइनरी स्टार सिस्टम का पूरा नाम है V723 मॉन। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे ब्लैक होल है, ओके सपोज दिस इज ब्लैक होल, और ये जो रेड जायंट स्टार है वो यहाँ पे इस तरीके से ऑर्बिट कर रहा है। ये मैं आगे आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी। ब्लैक होल भी हम मान सकते हैं कि एक जगह पे जो है वो रिवॉल्व करता रहता है, इस तरीके से इसका ये ऑर्बिट रहेगा। और ये ऑर्बिट आपका इस रेड जायंट स्टार का है, जो कि ये पूरा स्टार बाइनरी सिस्टम है V723 मॉन। यहाँ पे ये ब्लैक होल हमने डिस्कवर किया है। अब आगे देखिए क्या डिस्टेंस है, पृथ्वी से कितनी दूर है ये ब्लैक होल। 1500 लाइट ईयर्स। तो याद रखिएगा, ये स्मॉलेस्ट ब्लैक होल यूनिकॉर्न अर्थ से 1500 लाइट ईयर्स जो है दूर है। अब लाइट एक साल में कितना ट्रैवल करती है, 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि 1500 लाइट ईयर्स ये हमसे दूर है। और उस हिसाब से आप कह सकते हैं बाय कंपैरिजन, अगर क्लोजेस्ट हमारे सोलर सिस्टम के पास जो सबसे नेक्स्ट स्टार है, क्योंकि सन आपको मालूम होगा सन क्या है, एक स्टार है। नेक्स्ट स्टार जो हमारे सोलर सिस्टम के पास है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और वो हमसे 4 लाइट ईयर्स दूर है। तो ये ब्लैक होल कितने लाइट ईयर्स दूर है, 1500 लाइट ईयर्स दूर है। और यहाँ पे आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं, और ये डायग्राम अपने जहन में रखिए, आपको याद रहेगा इसका डिस्टेंस। बट इस पे भी जो साइंटिस्ट हैं उनका ये कन्फ्यूजन है कि अगर ये डिस्टेंस, क्योंकि इस ब्लैक होल को
आज तक का स्मॉलेस्ट ब्लैक होल माना जा रहा है। लेकिन अगर साइंटिस्ट की कैलकुलेशन में कहीं पे भी, डिस्टेंस की कैलकुलेशन में कहीं भी गलती होगी, तो उसका मतलब होगा कि इसका साइज या मास की अगर बात करें ब्लैक होल की, तो वो ज़्यादा हो सकता है। उस पर नेक्स्ट रिसर्च अब इसी चीज़ पे होगी, लेकिन फिलहाल हम यही मान के चलते हैं जो इस पेपर में पब्लिश हुआ है कि ये स्मॉलेस्ट ब्लैक होल है जो कि अर्थ से 1500 लाइट ईयर्स दूर है। अब ये जो V723 मॉन है, ये एक मोनोसिरोस कॉन्स्टेलेशन है। अब मोनो का मतलब यूनी, वन, तो मोनो, वहीं से इसका निकनेम रखा गया है यूनिकॉर्न। और ये स्टडी किस जर्नल में पब्लिश हुई है? आप देख सकते हैं रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी जो है वहाँ पे इसको पब्लिश किया गया है। अब देखिए, ब्लैक होल की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, रफली कहें तो 3 कैटेगरी। स्मॉलेस्ट, जैसे ये यूनिकॉर्न है, ये एक स्मॉलेस्ट ब्लैक होल है। आप कह सकते हैं स्टेलर मास ब्लैक होल, जो कि एक स्टार के कोलैप्स होने पे बनता है। ब्लैक होल कब बनता है? जो भी स्टार है, जैसे आपको पता है हमारा सन भी एक स्टार है, उसके मास पे डिपेंड करता है, उसके साइज पे डिपेंड करता है कि उसका एंड क्या होगा। ये लाइफ साइकिल ऑफ स्टार भी रहती है, ऐसा नहीं है कि ये एटर्निटी हमेशा के लिए रहेगा, बट हाँ, हमारे लाइफ टाइम के हिसाब से हम देखें तो हमें लगेगा कि ओके, स्टार की लाइफ जो है वो इमॉर्टल है, वो तो हमेशा रहेगा, क्योंकि ह्यूमन का लाइफ स्पैन बहुत कम है। लेकिन डेफिनेटली स्टार की भी लाइफ साइकिल होती है। तो जो स्टार्स हैं, जब इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने पे आती है और ये लास्ट में कोलैप्स हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और ये जो सिंगल स्टार हैं ये क्या बनाते हैं? ब्लैक होल्स बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी पल्सर्स हो गए, या फिर रेड जाइंट, मास पे डिपेंड करता है कि एंड क्या होगा, बट डेफिनेटली ब्लैक होल रिजल्ट किसका है? स्टार के कोलैप्स होने का। अब उसके बाद ये यूनिकॉर्न मैंने बताया, स्टेलर मास ब्लैक होल्स आप इनको कहेंगे। इसके बाद गारगैंटुऑन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स रहते हैं। जैसे इस तरह का एक ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी के सेंटर में है, जो हमसे 26,000 लाइट ईयर्स दूर है। तो इसका याद रखिए, यूनिकॉर्न 1500 लाइट ईयर्स दूर है, और ये जो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है ये 26,000 लाइट ईयर्स दूर है। और यहाँ पे जो स्टार कभी कोलैप्स हुआ होगा वो हमारे सन से, उसका मास 4 मिलियन टाइम्स ज़्यादा था, 4 मिलियन टाइम्स। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना सुपर मैसिव ब्लैक होल है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा, स्टार का लाइफ साइकिल होता है। अब कोई एवरेज स्टार है, जैसे कि हमारा सन भी आप इसमें ले सकते हैं। जब ये कैसे ख़त्म होगा, इसका लाइफ साइकिल कैसे चलेगा? इसके बाद ये बनेगा रेड जाइंट बहुत सालों के बाद। उसके बाद ये प्लैनेटरी नेबुला रहेगा थोड़े टाइम के लिए, और उसके बाद ये वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। एवरेज स्टार का लाइफ साइकिल इस तरीके से रहता है। उसके बाद आप देखिए मैसिव स्टार, जो कि बहुत ह्यूज स्टार्स हैं, जिनका मास हमारे सन से बहुत ज़्यादा है। जैसे हम ये एग्जांपल दे रहे हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की। तो बहुत बड़े बड़े स्टार्स जब खत्म होते हैं तो पहले तो फर्स्ट स्टेज सबकी सेम रहती है, रेड जाइंट जैसे ये बनेगा, ये रेड सुपर जाइंट्स बनते हैं। उसके बाद प्लैनेटरी नेबुला की जगह यहाँ पे सुपरनोवा होता है, और सुपरनोवा के बाद कुछ सेकंड्स में डिसाइड होता है कि ये स्टार न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या ब्लैक होल बनेगा। यहाँ पे न्यूट्रॉन स्टार के साथ पल्सर भी बन सकता है, जो कि बहुत तेजी से अपने एक्सिस पे घूमते हैं, और या फिर वो ब्लैक होल बनेगा। तो ये स्टार का लाइफ साइकिल है कि अगर आप समझे कि ब्लैक होल आफ्टर ऑल आता कहाँ से है, तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि एक स्टार की लाइफ साइकिल है कि लास्ट में वो एक वाइट ड्वार्फ बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या ब्लैक होल बनेगा। जो ह्यूज स्टार्स होते हैं वो ब्लैक होल बनते हैं। ओके, और उसके बीच में आते हैं, यहाँ पे एक तो हमने बताया यूनिकॉर्न। 3 तरह के ब्लैक होल्स मैं आपको बता रही हूँ। एक तो यूनिकॉर्न आ गया कि आपके बहुत स्मॉल ब्लैक होल्स, फिर उसके बाद हम बता रहे हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जो बहुत बड़े हैं, जायंट हैं, और फिर इनके बीच में आने वाले कहीं ब्लैक होल्स आते हैं, इंटरमीडिएट मास जिनका रहता है ब्लैक होल्स का, मासेस इन बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द सुपर जायंट वंस। तो आपके इस तरह से 3 तरह के ब्लैक होल्स आते हैं। आई होप दिस इज क्लियर।
अब यूनिकॉर्न में हमको एक नई चीज़ क्या लगी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मास गैप है। इससे पहले इतना छोटा ब्लैक होल हमने आज तक नहीं देखा था। इस मास में हमने न्यूट्रॉन स्टार्स देखे थे। तो जब साइंटिस्ट ने पहली बार यूनिकॉर्न को देखा तो शायद उनको लगा मे भी कोई न्यूट्रॉन स्टार भी हो सकता है, लेकिन ये न्यूट्रॉन स्टार नहीं है, ये ब्लैक होल है। तो इसलिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये यूनिक क्यों है। और यहाँ पे साइंटिस्ट यही अनुमान लगा रहे हैं कि हमारे सन से अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे जो स्टार ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हुआ है, इसका मास 2.2 या 3 टाइम्स हमारे सन से ज़्यादा रहा होगा। आज से पहले जो हमने ब्लैक होल्स देखे थे, मैक्सिमम देखे थे कि 5 टाइम्स, हमारे सन से 5 टाइम्स उनका मास ज़्यादा था, लेकिन इस बार 2.2 टाइम्स मास उनका ज़्यादा है। अब देखिए हम ब्लैक होल्स को डिस्कवर कैसे करते हैं। अब ब्लैक होल्स, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं कि वो बिल्कुल ब्लैक है, डार्क है, वो विजिबली आपको नज़र तो नहीं आएंगे, चाहे आप उनको टेलीस्कोप से देख रहे हैं आपको नज़र नहीं आएंगे। तो क्या मेथड रहता है? एक मेथड रहता है एक्सरेज। ये जो ब्लैक होल्स हैं ये एमिट करते हैं एक्सरेज, या तो टेलीस्कोप से हम इन एक्सरेज को देखें। नंबर 2 हो सकता है इनका इफेक्ट जो आगे पीछे के ऑब्जेक्ट्स हैं स्पेस में, स्टार्स हैं, उन पे क्या असर पड़ रहा है, वहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे आगे पीछे कोई ब्लैक होल है, क्योंकि वो किसी लाइट को पास नहीं होने देंगे वहाँ से। और इनका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होता है कि सब चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ओके, या फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर इस ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इनके आगे पीछे कोई कंपेनियन स्टार है। कंपेनियन स्टार यानी उसके आसपास का पड़ोसी सितारा कोई है, उस पर टाइडल डिस्टॉर्शन होगा। अब ये टाइडल डिस्टॉर्शन मैं आपको समझाती हूँ कि टाइडल डिस्टॉर्शन क्या है। देखिए, अर्थ पे आपने देखा कि अर्थ का एक सैटेलाइट है, क्या? मून। अब मून की वजह से आपने देखा हमारा जो वाटर है, ओशंस का जो पानी है, वो मून की ग्रेविटी उसको पुल करती है। तो आपने देखा हमारे यहाँ पे क्या आती है, मून के साइकिल के हिसाब से मून टाइड्स आती हैं। सन की जो ग्रेविटी है वो भी पानी को खींचती है, तो हमारे यहाँ पे सोलर अर्थ पे सोलर टाइड्स आती हैं। तो ये टाइडल डिस्टॉर्शन है, क्योंकि ग्रेविटी उसको पुल कर रही है। उसके बाद एक और एग्जांपल देती हूँ जुपिटर की। जुपिटर में क्या रहता है, जुपिटर के बहुत सारे मून्स हैं, ये आपको मालूम होगा। जुपिटर के आगे पीछे उसके बहुत सारे मून्स हैं। अब इन सब की मून्स की भी तो जो सैटेलाइट्स हैं उनकी अपनी ग्रेविटी है, वो उसके जुपिटर के सरफेस को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। इसलिए जुपिटर पे बहुत ज़्यादा वॉल्केनोज रहते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली हर जगह से उसको पुल मिल रही है, कंट्रैक्शन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो जुपिटर के सरफेस पे बहुत ज़्यादा वॉल्केनोज देखे जाते हैं। तो यहाँ पे आप समझ के टाइडल डिस्टॉर्शन की एक ब्लैक होल की ग्रेविटी का जो कंपेनियन स्टार पे फर्क पड़ेगा, उसको हम टाइडल डिस्टॉर्शन बोलते हैं। और टाइडल डिस्टॉर्शन से क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं हम। ये ब्लैक होल है, अब इसका मास इतना भी ज़्यादा नहीं है कि ये जो कंपेनियन स्टार है इसका मास बहुत ज़्यादा है कि ये इसको पूरा का पूरा अपने अंदर खींच ले, ऐसा नहीं हो पा रहा। लेकिन इसकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी ज़्यादा है कि ये जो स्टार है ये गोल होना चाहिए, या ना स्फीयर शेप में होना चाहिए। लेकिन ये देखिए, ये आपको टाइडल डिस्टॉर्शन यहाँ पे नज़र आएगी कि इसकी शेप में कुछ चेंज आ रही है। वो चेंज क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ से जो ग्रेविटेशनल पुल है इसको अपनी तरफ खींच रही है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि हम ब्लैक होल को कैसे ढूंढते हैं कि इस एरिया में ब्लैक होल है, कि उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है कंपेनियन स्टार पे। तो कंपेनियन स्टार पे यहाँ पे टाइडल डिस्टॉर्शन आप देख सकते हैं। जब साइंटिस्ट ने इस स्टार को देखा, उन्होंने देखा कि इसका शेप ऐसा अलग से क्यों है, और जब ये ऑर्बिट ले रहा है तो इसकी शेप जिस टाइम वो ब्लैक होल की तरफ है वहाँ से वो डिस्टॉर्ट हो रही है। और वो डिस्टॉर्शन का रीज़न क्या है? ब्लैक होल की आगे पीछे यहाँ पे कोई ब्लैक होल है। और फिर कैलकुलेट करके देखा गया कि कितना डिस्टेंस इसका अर्थ से है, कितना मास इसका है, राइट। तो इस तरीके से हम ब्लैक होल को देखते हैं। और दूसरा तरीका है एक्सरे एमिशन।
वो मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड्स पे बताऊंगी। एक बार फिर से हम पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं। इट वाज दीज इफेक्ट्स ऑन कंपेनियन स्टार ऑब्जर्व्ड यूजिंग अर्थ बेस्ड एंड ऑर्बिटिंग टेलीस्कोप्स दैट इंडिकेटेड ब्लैक होल प्रेजेंस। ये चीज़ मैंने आपको समझाई कि फिर टेलीस्कोप्स पे हमने देखा कि कंपेनियन स्टार पे क्या असर पड़ रहा है और हमको मालूम हुआ कि आगे पीछे कोई ब्लैक होल है। अब देखिए, ब्लैक होल्स के बारे में मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली डार्क, इसलिए हम उनको ढूंढ नहीं पाते। अब जो बाकी ब्लैक होल्स हैं जिनके साथ कोई स्टार उनके आगे पीछे घूम रहा है, और स्पेशली यहाँ पे यूनिकॉर्न की बात करें, इसके पास जो स्टार है वो हमारे सन से 173 टाइम्स मोर ल्यूमिनस है, ज़्यादा चमक रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, ये स्टडी हमको क्या बताती है, जो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ब्लैक होल्स को ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो किसी तरह की रेज को एमिट नहीं करते स्पेस में। जैसे बाकी ऑब्जेक्ट स्पेस में बहुत कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज एमिट करते हैं, ब्लैक होल्स एमिट नहीं करते। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी एक्सरेज क्रिएट होती हैं। जब एस्ट्रोनॉमर्स ये एक्सरेज को पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ पे ब्लैक होल है। देखिए इस तरीके से, ये अगर एक ब्लैक होल है, ये जो एक्सरेज एमिट हो रही हैं, या तो इनको टेलीस्कोप से या एस्ट्रोनॉमर्स जिस भी तरीके से इनको देखते हैं तो उनको पता चलता है आगे पीछे ब्लैक होल है। अब ब्लैक होल के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो ये स्लाइड आप पीडीएफ में अपने पास रख सकते हैं कि ब्लैक होल में कभी कोई स्टार जैसे रहा, फिर वो बहुत कंप्रेस हो जाता है, उसका ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, लाइट भी पास नहीं हो पाती। ये कॉन्सेप्ट थ्योराइज किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 में, और टर्म ब्लैक होल जो है वो कॉइन की गई थी मिड 1960s में, अमेरिकन फिजिसिस्ट थे जॉन आर्किबाल्ड व्हीलर, उनके द्वारा। अब 2 कैटेगरीज या 3 कैटेगरीज ब्लैक होल की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट मेजरली 2 स्मॉल और सुपर मैसिव और उसके बीच में आने वाली इंटरमीडिएट। 2019 में साइंटिस्ट ने एक इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट जो है, पहली बार वहाँ से ब्लैक होल की इमेज जो है रिलीज की थी। इमेज की जगह आप कह सकते हैं उसकी शैडो की इमेज प्रिसाइजली इन्होंने बताई थी। इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप जो था, 8 रेडियो टेलीस्कोप्स यहाँ पे यूज किए गए थे ताकि ब्लैक होल को डिटेक्ट किया जाए रेडियो वेव्स यूज करके स्पेस में से। और नेक्स्ट एक चीज होती है ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जैसे कि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लीगो जो है, उसने एक बहुत ही खास फेनोमेना को ऑब्जर्व किया था। लीगो ने क्या ऑब्जर्व किया, 2 अनइक्वल, यहाँ पे पिक्चर देखिए, 2 अनइक्वल मास के ब्लैक होल्स मर्ज हुए। अब देखिए, एक ब्लैक होल है और एक थोड़ा बड़ा ब्लैक होल है जिसका मास ज़्यादा है, आप मान लीजिए। अगर ये कहीं पे आसपास आ जाएंगे, इसका ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत ज़्यादा है, इसका ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत ज़्यादा है, ये आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा इवेंट है ये। तो ये जो लीगो ऑब्जर्वेटरी है, यहाँ पे इन्होंने मर्जर जो है वो ऑब्जर्व किया था अनइक्वल मास ब्लैक होल्स का पहली बार। अब देखिए, बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एक कोलिजन 2 ब्लैक होल्स के बीच में हुआ, और जब भी 2 ब्लैक होल्स के बीच में इस तरह का कोलिजन होगा, टकराव होगा, उससे बहुत सारी वेव्स जो हैं वो जनरेट होंगी। इन वेव्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स। जैसे पानी में आप पत्थर फेंकते हैं तो रिपल्स जनरेट होते हैं ना, इसी तरीके से ग्रेविटेशनल वेव्स आप देख सकते हैं, रिपल्स, ये वेव्स, ये 2 ब्लैक होल्स जब मर्ज हुए इस तरह की वेव्स जनरेट हुई जिनको हम ग्रेविटेशनल वेव्स बोलते हैं। और ये ग्रेविटेशनल वेव्स पूरे यूनिवर्स में फिर ट्रैवल करती हैं, और 2019 में इनके सिग्नल्स जो हैं वो डिटेक्ट किए गए। ऑब्जर्वेटरी थी लीगो जो यूनाइटेड स्टेट्स में, और डिटेक्टर वर्गो जो है इटली में, उन्होंने इन वेव्स को डिटेक्ट किया। अब ग्रेविटेशनल वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्यों? जैसे मैंने बताया, रिपल्स की फॉर्म में ये ट्रैवल करती हैं पूरे यूनिवर्स में। इनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, क्योंकि जिस तरह से बाकी की वेव्स ट्रैवल करती हैं, अगर वहाँ पे बीच में कोई स्पेस का ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो स्कैटर हो जाती हैं वेव्स, लेकिन ग्रेविटेशनल वेव्स स्कैटर नहीं होती। तो जब भी ये डिटेक्ट की जाएंगी, इंटैक्ट इन्फॉर्मेशन इससे हम गैदर कर सकते हैं, हमको मिल सकती है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये बहुत वीक रहती हैं, इसलिए इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके से यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से ये जो वेव्स हैं वो धीरे धीरे पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करती हैं और इनको ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए, ग्रेविटी वेव्स ग्रेविटेशनल वेव से अलग हैं। ग्रेविटी क्या है, किसी भी स्पेस ऑब्जेक्ट की
खुद की एनर्जी जिससे वो दूसरे को पुल करता है, वो ग्रेविटी वेव्स हो गई। और ग्रेविटेशनल वेव्स आपको समझ में आ गया, ब्लैक होल या कोई भी मैसिव इवेंट अगर यूनिवर्स में होता है उस टाइम जो वेव्स जनरेट होती हैं उनको हम ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे LIGO के बारे में जानते हैं। लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये बहुत बड़ी ऑब्जर्वेटरी है जो कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करती है, एक्सपेरिमेंट्स कैरी करती है। उसके बाद तो इसको एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है। 2 जो हैं हैनफोर्ड वाशिंगटन में है, नॉर्थ वेस्टर्न यूएस, और एक जो है वो लिविंगस्टोन लुइसियाना साउथ ईस्टर्न यूएस में है। इंडिया में भी LIGO प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो आज के लेक्चर में हमने ब्लैक होल के बारे में जाना कि ब्लैक होल क्या है, यूनिकॉर्न जो आज तक का सबसे छोटा ब्लैक होल माना जा रहा है उसके बारे में, उसका अर्थ से कितना डिस्टेंस है ये जाना। उसके बाद में 2 ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में हमने आज पढ़ा, और यूनिकॉर्न का जो पूरा पेपर का एक क्रक्स मैंने आपको बताया कि उस जर्नल में इस यूनिकॉर्न के बारे में क्या क्या छपा है, किस तरह से उन्होंने इसको डिटेक्ट किया। 2 तरीके हैं, या तो एक्सरे से डिटेक्ट होता है या रेडियो वेव से डिटेक्ट होगा, या फिर इसका कंपेनियन स्टार पे क्या असर पड़ रहा है उससे हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे ब्लैक होल है। और ग्रेविटेशनल वेव्स, ग्रेविटी वेव्स अलग हैं। तो ये क्रक्स है आज के लेक्चर का। आई होप आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।